हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हमने सॉइल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में लिक्विड लिमिट को पता करने का जो क्लासिकल तरीका है बाय कैसेग्रांडेस एपरेटस वो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर कैसेग्रांडेस एपरेटस से ही हमने एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे एन नंबर ऑफ ब्लोज पे ग्रूव क्लोज कर दी तो उससे हम एक जो हमने सिंगल ऑब्जर्वेशन लिया है उस सिंगल ऑब्जर्वेशन से हम अपने लिक्विड लिमिट का कैसे पता लगाएं। देखिए जो एग्जैक्ट तरीका है वो तो वही है, बाय कैसेग्रांडेस एपरेटस नंबर ऑफ आप रीडिंग लो, ग्राफ बनाओ, उससे फिर आप लिक्विड लिमिट का पता करो कॉरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज जो वाटर कंटेंट है दैट विल बी लिक्विड लिमिट। पर कुछ अटेम्प्ट्स किए गए हैं कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि एक ही अगर हमने ऑब्जर्वेशन ली हो, ठीक है, एक वाटर कंटेंट पे हमने बाय कैसेग्रांडेस एपरेटस हमने टेस्ट परफॉर्म किया, उसके उस वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज थे वो हमने काउंट कर लिए टू क्लोज द ग्रूव, ठीक है। अब क्या इस एक रीडिंग से मैं अपनी लिक्विड लिमिट को डिटरमिन कर सकता हूं? तो वो जो अटेम्प्ट्स है ना उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। उन अटेम्प्ट से एक फॉर्मूला दिया है हमारे साइंटिस्ट ने, उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। वो क्या? वो ये है दैट WL इक्वल टू WL लिक्विड लिमिट जिसकी हम बात कर रहे हैं इक्वल टू W इंटू N बाय 25 पावर X। अब यहां पे आपको ये तो पता है लिक्विड लिमिट WL राइट, 25 कॉरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज। N आपको पता चल गया होगा इससे कि N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ब्लोज और W वाटर कंटेंट। पर यहां पे बात ये है कि ये W और N कौन सा वाटर कंटेंट और कौन से नंबर ऑफ ब्लोज है? ऑफ कोर्स N वो नंबर ऑफ ब्लोज है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग W वाटर कंटेंट पे मेरी ग्रूव क्लोज होगी, उस वाटर कंटेंट को मैं W बोल रहा हूं, ठीक है ना। N क्या है? नंबर ऑफ ब्लोज है मेरे जो ग्रूव को क्लोज करने के लिए लगे कैसेग्रांडेस एपरेटस से जो हमने कट की थी, और W कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू W वाटर कंटेंट, W वाटर कंटेंट। इस W वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो N नंबर ऑफ ब्लोज है उसको आप देख लीजिए, फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका लिक्विड लिमिट आ जाएगा। प्रॉपर तरीका वो है जो हमने पिछली क्लास में किया, ये एक एस्टिमेटेड तरीका है बाय वन पॉइंट मेथड, राइट। इसको वन पॉइंट मेथड के नाम से भी कह देते हैं, वन पॉइंट मेथड फॉर डिटर्मिनिंग लिक्विड लिमिट, ठीक है। अब यहां पे ना एक x जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है N बाय 25 की पावर x किया हुआ मैंने, इस x का मैंने आपको नहीं बताया कि ये x क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये x है क्या। x एक इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब वो चीज जो किसी और चीज के बारे में कुछ हमें बताए, एक रिप्रेजेंट करे किसी चीज को। तो इन जनरल इंडेक्स हम बहुत पढ़ेंगे। इंडेक्स का इन जनरल जो इंग्लिश मीनिंग है वो ये होता है कि कोई सिंबॉलिकली किस चीज के बारे में जो चीज बताए उसको हम इन जनरल इंडेक्स कह देते हैं। अब ये लिक्विड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग बता रहा है, तो एक्स इज जनरली इंडेक्स जिसकी वैल्यू, इंडेक्स तो ये है, पर एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये इंडेक्स जो है इसकी वैल्यू लाई करती है फ्रॉम 0.068 टू 0.121। ये आपको रफ आइडिया होना चाहिए, आपने इन जनरल पढ़ा हुआ है बहुत है। इसकी जो चीज आपको याद करनी है, जो चीज नहीं याद करनी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बताऊंगा ये चीज याद होनी चाहिए और ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये चीज जो है ना, हाँ आप एक बार पढ़ लो बेटर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पर एग्जैक्ट इसको याद नहीं रखना कि अच्छा x की वैल्यू 0.068 टू 0.121 होती है, ना ना ना, वैसे ही चल जाएगा काम, ठीक है ना। तो x जैसे मैंने आपको बताया एक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 0.068 टू 0.121 पे 0.121 के बीच में लाई करती है। अब ये x डिपेंड कौन सा किस पे करता है, जो ये हमारा इंडेक्स है ये डिपेंड करता है, x डिपेंड्स ऑन दिस x
डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज। ये हमने किया हुआ है कि अगर एन की वैल्यू इतने से इतने के बीच में लाई करते, जैसे 20 to 30, तो उसके लिए हम 0.1 कह देते हैं, राइट। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, कितने नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं ग्रुप को क्लोज करने के लिए, जो कैसे ग्रांडेज ऑपरेटर से हमने कट की है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ना हम एन कितने से कितने के बीच में लाई करता है, उसके हिसाब से हमने एक्स की वैल्यू डिसाइड की हुई है, इंडेक्स की। अब आपको W पता चल गया, आपने खुद ही वाटर मिलाया उसमें, नंबर ऑफ ब्लोज आप काउंट कर लोगे, N के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाएगा X कितना लेना है, तो आपको लिक्विड लिमिट यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वन बोर्ड मेथड है, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि टेस्ट परफॉर्म तो करना पड़ेगा अगर इस वन बोर्ड मेथड को भी लगाना है, तो अगर टेस्ट परफॉर्म कर ही रहे हो तो बेटर है कुछ रीडिंग्स ले लो, कुछ रीडिंग्स लेके फिर जो प्रॉपर मेथड है उससे आप लिक्विड लिमिट निकाल लो। हाँ, पर अगर ए वन बॉन्ड मेथड से आपको निकालना है तो आप ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब लिक्विड लिमिट को पता करने का हम अगला मेथड देख रहे हैं, कौन सा, कोन पेनिट्रोमीटर मेथड, राइट। अब जो नेक्स्ट मेथड है लिक्विड लिमिट को डिटरमिन करने का, दैट इज कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ठीक है। जो कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन इंडेक्स को जो और जो लिमिट्स हैं उनको डिटरमिन करने का तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका है, वो IS 2720 के कोड में दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ये तरीका है कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, इस टेस्ट में हम करते क्या है, इसमें हमारे पास एक सिलेंडर होता है 5 सेंटीमीटर डाया, ये इसका जो डाया है दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डाया और 5 सेंटीमीटर हाइट का, ठीक है। अब इस सिलेंडर में हम एक कोन को रिलीज करते हैं, कौन सा कोन, एक ऐसा कोन होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड है, एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारा कोन होता है एक, इसका जो टोटल स्लाइडिंग मास है, स्लाइडिंग जब नीचे स्लाइड कर रहा है, जो इसका टोटल स्लाइडिंग मास है ना, दैट इज 80 ग्राम्स, ठीक है। ये इसका है टोटल स्लाइडिंग मास हमारे कोन का। तो ये कोन, इस कोन का एक आपको और भी इस कोन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस कोन का जो ये वर्टेक्स एंगल है ना, दिस इज 30 डिग्रीज, राइट। वर्टेक्स एंगल ऑफ कोन, ये सब चीजें एग्जैक्टली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जेई लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें ये चीजें पूछी भी जा सकती हैं, तो अगर आप वो लेवल के एग्जाम्स भी दे रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड नो दीज थिंग्स। वर्टेक्स एंगल ऑफ कोन जो होता है, अगर गेट जैसे एग्जाम्स हैं उनमें इस चीज की जरूरत नहीं है, इन चीजों को एग्जैक्टली रटने की। अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये बात है। वर्टेक्स एंगल ऑफ कोन दिस इज 30 डिग्री। जो ये वर्टेक्स एंगल है ना, ये वाला एंगल कोन का, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये 30 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो इस टोटल स्लाइडिंग मास जैसे मैंने आपको बताया कि 80 ग्राम्स होता है इस कोन का। तो हम करते क्या, इस कोन को हम 5 सेकंड्स के लिए पेनिट्रेट करते हैं हमारे इस सिलेंडर में जिसमें सॉइल है। तो ऐसे कह दो कि सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं फॉर 5 सेकंड्स, जो इस सिलेंडर में भरा हुआ है, ठीक है। कितने टाइम के लिए करना है, फॉर 5 सेकंड्स, फॉर 5 सेकंड्स, फॉर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के लिए कर रहे हैं हम, 5 सेकंड्स के लिए वी आर पेनिट्रेटिंग, या कोन इज पेनिट्रेटेड इन द सॉइल, ठीक है। कोन इज पेनिट्रेटेड इन द सॉइल। तो 5 सेकंड्स ऑटोमेटिक एक हमारा होता है तरीका, राइट। उसको बटन को दबा देते हैं फॉर 5 सेकंड्स, दिस कोन पेनिट्रेट्स इनटू द सिलेंडर जिसमें हमारा सॉइल है, ठीक है। 5 सेकंड्स में, तो आफ्टर 5 सेकंड्स जब ये कोन पेनिट्रेट कर गया हमारे सॉइल में, तो
इसमें वाटर कंटेंट की बात कहां पर आई? राइट, ये एक सवाल है ना, वाटर कंटेंट की कहां पर बात आई इसमें? वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट जिस पर लिक्विड लिमिट, जिस पर, या ये कह दूं कि लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है जिस पर जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन इन द सॉइल, पेनिट्रेशन होगी ना, पेनिट्रेशन तो होगी। 5 सेकंड में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही अंदर जाएगा, ठीक है। तो 5 सेकंड में इसकी पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ द सॉइल, पेनिट्रेशन ऑफ द कोन इन द सॉइल जब 20 mm हो जाए, 20 mm, वो वाटर कंटेंट जो होता है, वो वाटर कंटेंट जिस पर 5 सेकंड की पेनिट्रेशन के बाद जो पेनिट्रेशन है वो 20 mm हो, उस वाटर कंटेंट को हम कहते हैं हमारा लिक्विड लिमिट, राइट। दैट वाटर कंटेंट इज लिक्विड लिमिट, दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, उसको हम कहते हैं क्या? लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। देखिए ये चीज स्टैंडर्ड है कि इसके जो डायमेंशंस होंगे, इसका जो मास होगा, ये सब कुछ स्टैंडर्ड है। ये भी स्टैंडर्ड है कि 5 सेकंड के लिए पेनिट्रेट करना है हमने हमारे कोन को सॉइल के अंदर। तो कौन सी चीज है जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो हमको देखनी है? वो है पेनिट्रेशन ऑफ द कोन इन आवर सॉइल। वो पेनिट्रेशन, अगर पेनिट्रेशन जिस पे 20 mm की पेनिट्रेशन हो जाए, राइट, वो जो 20 mm पेनिट्रेशन हो जाए, उस वाटर कंटेंट को हम कहते हैं लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। सब कुछ स्टैंडर्ड है यहां पे, बस सिर्फ पेनिट्रेशन का डिफरेंस है कि कितना पेनिट्रेट कर रहा है 5 सेकंड्स में हमारा कोन इस सॉइल में। तो अगर 20 mm की पेनिट्रेशन हमको मिल गई तो उस वाटर कंटेंट को हम कहेंगे लिक्विड लिमिट। अगर नहीं मिली तो वाटर कंटेंट को चेंज करो, बढ़ाओ या कम करो, डिपेंडिंग ऑन पेनिट्रेशन, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से आप वाटर कंटेंट को कम या ज्यादा करके देखो और फिर देखो कि पेनिट्रेशन कितनी हो रही है। अगर पेनिट्रेशन 20 mm आ गई तो मतलब अब जो आपने पानी मिलाया था उसके बेसिस पे जो वाटर कंटेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। सिर्फ इसमें पेनिट्रेशन है जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, बाकी सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर, 5 सेकंड्स के लिए पेनिट्रेट करना है कोन को जिसका मास 80 ग्राम है और वर्टेक्स एंगल 30 डिग्री है। सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, सिर्फ पेनिट्रेशन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। उसके बेसिस पे हम लिक्विड लिमिट का पता कर रहे हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? लिक्विड लिमिट हमने खत्म कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने फर्स्ट मेथड किया था ना, प्रॉपर जो कैसे गारंटीज एपरेटस से हमने देखा था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पर हाँ, ये भी अगर पूछा ना जाए, अगर राइट अगर पूछ ले तो हमें पता हो कि ये मेथड भी कौन सा होता है, कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ये कौन सा मेथड होता है फॉर डिटर्मिनिंग लिक्विड लिमिट, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज प्लास्टिसिटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्लास्टिसिटी। अभी प्लास्टिसिटी होता क्या है, पहले आपको मैं एक देसी भाषा में समझा दूं ये प्लास्टिसिटी है क्या, उसके बाद इसकी फिर डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। प्लास्टिसिटी मतलब हमारा सॉइल एक ऐसी स्टेट में हो कि हम उसके साथ जैसे मर्जी तोड़ते मरोड़ते रहें, जैसे मर्जी उसके साथ खेलते रहें, वो क्रैक ना करे, उस पे कुछ क्रैक्स ना आए, वो वैसे का वैसे ही रहे, राइट। जैसे छोटे बच्चे खेलते होते हैं क्ले के साथ, आती है स्टेशनरी शॉप पे आ जाती है, राइट, क्ले, उसके साथ छोटे बच्चे खेलते हैं। वो क्या है? क्ले। क्ले इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। तो ये मतलब प्लास्टिसिटी का इन जनरल जो आपको बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाऊं तो ये है कि सॉइल को जैसे मर्जी आप तोड़ते मरोड़ते रहो, उस पे ना कोई क्रैक्स आए, ना फ्रैक्चर करे, कुछ ना करे वो, ठीक है। अब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखें तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे इसको पढ़ेंगे, दैट प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल
बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसकी वजह से, राइट, जिसके कारण, जिसके वर्च्यू ऑफ विच कि ऐसे हो जाता है, वर्च्यू ऑफ विच जिसकी वजह से ऐसा होता है, क्या? इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। जब उसको हम तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने सॉइल को, वो क्या कर रहा है? डिफॉर्मेशन ही तो हो रही है उसकी। डिफॉर्म मतलब तोड़ना मरोड़ना, फॉर्म मतलब बनना, डिफॉर्म उस फॉर्म से उसका थोड़ा हट जाना, अरे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग, फ्रैक्चरिंग एंड रप्चरिंग। ये एक तरह से आप सोच के देखो तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्या हुआ है, ठीक है? किसी चीज का कहीं पर ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, किसी चीज का कहीं पर होता है, पर जब हमने तीनों वर्ड्स का मेंशन कर दिया, विदाउट क्रैकिंग, फ्रैक्चरिंग एंड रप्चरिंग, इसका ये हम मतलब लेके चल रहे हैं कि उस सॉइल को ना कुछ हो ना उससे क्रैक्स, फ्रैक्स, रप्चर करे, वो वैसे की वैसी रहे। तो वैसी सॉइल को हम कह रहे हैं दैट इट इज अ प्लास्टिक सॉइल, ठीक है? जो ये तो हमने समझ ली कि प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं, पर अब ये प्लास्टिसिटी होती किसकी वजह से है? ये प्लास्टिसिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। हमारी जो क्ले होती है, मेन जो ये प्लास्टिसिटी होती है ये क्ले में होती है। वैसे तो हम ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए बात कर रहे हैं, जो भी कंसिस्टेंसी की लिमिट्स बात कर रहे हैं, और फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट और क्ले दोनों आते हैं, पर क्ले में जो ये प्लास्टिसिटी, जो असली फीलिंग है ना प्लास्टिसिटी की, वो क्ले में ही मिलती है आपको। तो एक्चुअली क्ले में क्या होता है ना, ये कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे काउलिनाइट, नाम है मिनरल्स के, काउलिनाइट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, काउलिनाइट, एलाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट, ये अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग नाम है ये, काउलिनाइट, एलाइट, मोंटमोरिलोनाइट। इन ये मिनरल्स हैं जो क्ले में होते हैं, इनकी वजह से प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है क्ले में। और इन जनरल मैं बात कर लूं तो फाइन ग्रेन सॉइल में इन मिनरल्स की वजह से, इन मिनरल्स को पढ़ेंगे हम, राइट? पर अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लास्टिसिटी होती है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक काउलिनाइट, एलाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट एंड प्रेजेंस ऑफ एडसॉर्ब्ड वाटर ऑन इट। एडसॉर्ब्ड वाटर क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर इन जनरल आपको ये बात तो पता ही होगा कि एडसॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, कि जैसे जो ये हमारा सॉइल है, सॉइल का एक ग्रेन है, केमिकली वाटर जो इसके ऊपर हेल्ड हो गया, उसको हम कहते हैं एडसॉर्ब वाटर। एडसॉर्प्शन बहुत ही कॉमन टर्म है, केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो आप, +1 +2 में पढ़ के आए हो, राइट? तो वो ही है एडसॉर्ब वाटर। एक तो मिनरल्स हो गए जैसे काउलिनाइट, एलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, और इसके अलावा जो चीज प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे फाइन ग्रेन सॉइल में, दैट इज एडसॉर्ब वाटर, ठीक है? अब ये क्यों करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर, राइट? अब हम चलते हैं हमारी एक्चुअल, जिसकी वजह से ये हम प्लास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक लिमिट पर। तो अब जब हमने प्लास्टिसिटी की बात कर ही ली है, तो प्लास्टिक लिमिट को अगर हम देखें वो क्या होती है, वो एक्चुअली होती है अब प्लास्टिसिटी को देखने के बाद हम देखते हैं कि प्लास्टिक लिमिट क्या होती है। प्लास्टिक लिमिट एक्चुअली वो वाटर कंटेंट होता है, प्लास्टिक लिमिट, जिस पे हमारा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करना लग जाए, कि इस पे तो करेगा, जस्ट दैट वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल बिहेव्स एज ए प्लास्टिक मटेरियल, इस पे तो करेगा ही करेगा, इसके ऊपर भी करेगा। कब तक? जब तक लिक्विड लिमिट नहीं आ जाती। जब लिक्विड लिमिट आ गई एट WL, वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करना छोड़ देगा। ये बाउंड्री है WP, राइट? ये जो लिमिट्स मैंने लिखी हुई हैं, लिक्विड लिमिट, ये वो लिमिट है जिस पे लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। जो ये अगले वाला फेज है ना, उस पे जो ये इक्वालिटी का साइन है, एट W = WL, लिक्विड लिमिट, लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, वो अगले वाले फेज के लिए है। अगर मैं इक्वालिटी का साइन देखूं एट, ये तो आपको पता है कि W अगर WL से ग्रेटर देन होगा फिर क्या होगा,
लिक्विड, राइट, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं, लिक्विड फेज में कह दूं मैं, राइट, सॉइल बिहेव्स एज अ लिक्विड, एक्चुअली लिक्विड नहीं बन जाएगा वो, पर लिक्विड की तरह बिहेव करना लग जाएगा, राइट, हमने ये पढ़ा है। तो डब्ल्यू पी पे भी करेगा प्लास्टिक की तरह, पर डब्ल्यू से ज्यादा जब वाटर कंटेंट हो जाए, मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे हमारा सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाए, उसको हम कह रहे हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, जिसको जैसे मर्जी आप तोड़ते मरोड़ते रहो, कोई क्रैक्स ही ना आए, कोई फ्रैक्चर ही ना हो उसको हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक लिमिट कौन सी होगी, कम से कम वाटर कंटेंट कौन सा, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिहेव्स एज ए प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, उसको हम कहते हैं, राइट, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिहेव्स एज ए प्लास्टिक मटेरियल और इज इन अ प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। ये जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम वाटर कंटेंट होगा जिस पे ये प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे होगा, इससे ज्यादा हो तब भी होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली, पर कब तक, जब तक लिक्विड लिमिट नहीं आ जाती। जब लिक्विड लिमिट आ गई फिर वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड फेज में चला जाएगा, राइट, लिक्विड फेज में, दिस इज प्लास्टिक फेज, राइट। अब एक बात जो आपको सीधी सीधी इस कंसिस्टेंसी कर्व से दिख रही होगी, जो हमने पहले पढ़ ली है, एक बात जो आपको दिख रही है वो ये है कि जो ये प्लास्टिक लिमिट है ना, इस पे हमारा सॉइल प्लास्टिक फेज से सेमी सॉलिड फेज में ट्रांसफर हो रहा है। जब हम वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं, इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लास्टिक फेज टू सेमी सॉलिड फेज। पर अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाने की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड फेज से प्लास्टिक फेज में ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मर्जी आप कह दो। आप ये भी कह सकते हो एट प्लास्टिक लिमिट सॉइल इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लास्टिक फेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू सेमी सॉलिड फेज ऑफ कंसिस्टेंसी, और इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। ऑपोजिट क्या है कि एट प्लास्टिक लिमिट सॉइल ट्रांसफर्स फ्रॉम सेमी सॉलिड फेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू प्लास्टिक फेज ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसे मर्जी कह दो, इधर से इधर, इधर से इधर, कहां पे, एट डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू पी, जिसको हम प्लास्टिक लिमिट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, लिक्विड लिमिट को कैसे डिटरमिन करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब प्लास्टिक लिमिट को कैसे डिटरमिन करना है, प्लास्टिक लिमिट को डिटरमिन करने के लिए ना आप सिंपली, ये तो आपको इस डायग्राम से दिख ही रहा है कि लिक्विड लिमिट से कम होगी प्लास्टिक लिमिट, तो क्योंकि आपने लिक्विड लिमिट अब डिटरमिन कर ली है तो अब आपको एक आइडिया होगा कि इससे तो कम ही होगी प्लास्टिक लिमिट। तो एक आइडिया से आप उसमें पानी डालिए तो वाटर कंटेंट उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, आप कैलकुलेट कीजिए कि अच्छा वाटर कंटेंट जो है अब WL से तो कम ही होगा, तो उस हिसाब से आप पानी भी डालेंगे। पानी डालने के बाद आपने पानी डाला है, आपको पता है कि वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है, आपको पता है कि वाटर कंटेंट कितना है। अब इस वाटर कंटेंट पे आप क्या कीजिए, जब आपने बना लिया ना तो एक प्लास्टिक सा उसका मटेरियल सा तैयार कर लीजिए सॉइल का। उसको तैयार करने के बाद आप अपने सॉइल को एक 3 mm डाया थ्रेड में रोल कीजिए। बेसिकली पानी मिलाया है हमने अपने सॉइल में, कितना पानी, इतना पानी कि वो 3 mm डाया थ्रेड में रोल कर जाए। ऑफ कोर्स वो पानी ऐसा पानी होगा कि उसकी वाटर कंटेंट जो होगा वो लिक्विड लिमिट से कम होगा, ये तो पता ही है। पानी मिला के 3 mm डाया थ्रेड में उस सॉइल को हमने रोल किया, ठीक है, रोल करके देखा कि अच्छा थ्रेड फॉर्म हो रही है, वेरी गुड। अब इससे थोड़ा वाटर कंटेंट हम कम कर देंगे, फिर रोल करने लगेंगे, हो रही है, वेरी गुड, अब फिर कम कर देंगे। अब प्लास्टिक लिमिट फिर कौन सी होगी, प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट होगा कि जिस पे जो हमने ये 3 mm डाया थ्रेड की जो ये सॉइल बनाया, 3 mm डाया की थ्रेड बनाई है अपने सॉइल की, वो जस्ट क्रैक करने लग जाए, उस पे जस्ट फ्रैक्चर आने लग जाए। क्योंकि जो प्लास्टिक फेज होगा उसमें तो नहीं आएंगे, ये आपको पता है, इसमें तो नहीं आएंगे क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही ये होती है, प्लास्टिक फेज की प्रॉपर्टी ही ये है
पर प्लास्टिक लिमिट WP पे हमारा जो सॉइल है वो ट्रांसफर कर रहा है, राइट, इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लास्टिक फेज टू सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड फेज। तो जब ये ऐसे ट्रांसफर कर रहा है ना, तो बिल्कुल इसकी जो लिमिट वाली पॉइंट है, लिमिट वाला पॉइंट, उस पे फ्रैक्चर आने लग जाएगा जब हम 3 mm डाया थ्रेड में रोल कर रहे हैं। ठीक है, वाटर करंट हमने यहाँ पे डिटरमिन किया था। ठीक है, अब कम किया तब भी फॉर्म होने लग गया, पर वो वाटर करंट जिस पे जस्ट क्रैक्स फॉर्म होने शुरू हो गए उसको हम कह रहे हैं प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल when rolled into a thread of approx 3 mm diameter। क्यों क्रम्बल करने शुरू हो गया? ये क्रम्बल करना नहीं चाहिए था क्योंकि प्लास्टिक फेज में है, पर जस्ट अब ट्रांसफर कर रहा है टू सेमी सॉलिड स्टेट, इसीलिए ये क्रम्बल करने लग गया। ठीक है, नाउ अब आगे जाने से पहले हमने जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट पढ़ ली, इनके हम अलग अलग सॉइल्स के लिए देखें कि इनकी रेंज किस किस रेंज में इसकी लाई करती है, इसकी रेंज क्या है लिक्विड लिमिट की और प्लास्टिक लिमिट की। ठीक है क्या ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एट द एंड ऑफ द डे ये वाटर कंटेंट ही तो है जिसको हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये वाटर कंटेंट किस किस रेंज में लाई करेगा फॉर डिफरेंट सॉइल्स उसको हम देखते हैं। ठीक है, हमने अपने सॉइल्स को ऐसे अरेंज कर लिया, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। क्ले को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, वो क्योंकि जैसे हमने 2 पढ़े थे, राइट, एलुवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, उन दोनों की क्ले थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसीलिए इन दोनों क्लेज को हमने अलग अलग रखा है कि अगर क्ले की बात कर रहे हो तो ये भी देख रहे हैं ना किस सॉइल की बात कर रहे हो। तो क्योंकि अगर आप एलुवियल सॉइल की बात करोगे तो कुछ डिफरेंट रेंज में लाई करेगा हमारा वाटर कंटेंट फॉर लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करोगे तो कुछ डिफरेंट रेंज में लाई करेगा, तो इसलिए हमने इनको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज कम हो रहा है। ग्रेवल सबसे बड़ा, बजरी, सैंड, रेता छोटा होती है, सिल्ट छोटी, क्ले चिकनी मिट्टी बिल्कुल ही छोटी, राइट। ऐसे हमने पहले अब अपने जो टाइप्स ऑफ सॉइल है ऐसे अरेंज कर दिया। अब हम देखने जा रहे हैं इनकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। इस साइड मैंने लिखी है लिक्विड लिमिट और इस साइड मैंने लिखी है प्लास्टिक लिमिट। अब एक चीज तो डेफिनेटली आपको पता होगी और आपने ये पता लगा ली होगी कि जो प्लास्टिक लिमिट है वो लिक्विड लिमिट से तो कम ही होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज, ये वाली रेंजेस ये तो कम ही होंगी अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो। ठीक है, अब एक्चुअल कंपैरिजन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रेवल और सैंड के लिए हमने जब कंसिस्टेंसी कर्व को डिस्कस किया था तब आपको याद होगा मैंने ये बात बोली थी कि ये जो कंसिस्टेंसी कर्व हम कर रहे हैं ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कर रहे हैं। इस सब का रेलेवेंस सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है। क्यों? उसका ये रीजन है कि ग्रेवल और सैंड जो होते हैं ना वो नॉन प्लास्टिक होते हैं, इसके लिए हम, इसलिए उनकी जो हम रेंजेस हैं उसके लिए हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ते ही नहीं है क्योंकि वो ये प्रॉपर्टीज दिखाते नहीं है। तो क्योंकि वो ये प्रॉपर्टीज दिखाते नहीं है तो इसलिए उनके लिए हम पढ़ते नहीं है। सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमने कहा है कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो है एग्जिस्ट करती है, राइट। तो वो मैंने यहां पर लिखा है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा क्यों कंसिस्टेंसी लिमिट्स हम सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही पढ़ रहे हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है, नाउ ग्रेवल और सैंड जैसे मैंने आपको बताया नॉन प्लास्टिक होते हैं, तो नॉन प्लास्टिक होते हैं तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इनके डिस्कस करें कोई मतलब ही नहीं बनता, तो सीधा नॉन प्लास्टिक ये मैंने लिख दिया। अब सिल्ट की जो लिक्विड लिमिट की रेंज होती है दैट लाइज बिटवीन 30 to 40 और प्लास्टिक लिमिट 20 to 25। जैसे मैंने आपको बताया था ये कम ही होगी इससे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्ले की, अगर एलुवियल सॉइल की क्ले है वो तो लिक्विड लिमिट 30 to 150 के बीच में होगी और प्लास्टिक लिमिट 20 to 50 के बीच में होगी, राइट।
जैसे कि आप फिर से आप देख सकते हो कि ये जो है 20 to 50 दिस इज लेस देन 30 to 150। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर क्ले हो, फिर लिक्विड लिमिट 400 to 500 में चली जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है अगर क्ले ब्लैक कॉटन सॉइल की हो। क्यों? मैंने आपको बताया था उसे मोंटमोरिलोनाइट जो कि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत ज्यादा होता है किसमें? ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो इसलिए इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसकी जो लिक्विड लिमिट है दैट इज 400 to 500, इतनी ज्यादा। प्लास्टिक लिमिट वो भी ज्यादा है 200 to 250। हालांकि ऑफ कोर्स ये तो होना ही था कि लिक्विड लिमिट से तो प्लास्टिक लिमिट कम है ही अगर हम सेम सॉइल की बात करें तो। अब ये जो मैंने आपको बताई है ना लिमिट्स की, सिल्ट क्ले की ये लिमिट्स होती हैं, इस रेंज में लाई करती हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको जस्ट आपको एक इन्फ्रेंस दी है, एक जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए आपको बताया है कि ये लिमिट्स इंडियन सॉइल्स की होती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, अगर आपने डीपली सब्जेक्ट में जाना है तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आपको याद नहीं करना। हाँ, पर इस टेबल को देख के आपके दिमाग में क्लैरिटी सी आ जाएगी, राइट। हाँ, ये चीज तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि ग्रेवल और सैंड जो है वो तो नॉन प्लास्टिक है ही, वो तो याद होना ही चाहिए क्योंकि वो तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है ना। ठीक है, तो अब मैंने एक नहीं लिखी है कि बेंटोनाइट सॉइल, वो इसलिए नहीं क्योंकि उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे इंडिया में ज्यादा मिलती नहीं है, ज्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, तो इसलिए उसको डिस्कस भी करते हैं, प्रॉपर करते हैं। ठीक है ना, उसमें जो मिनरल मिलता है मोंटमोरिलोनाइट, उसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाई जाती है। जो चीज एक्चुअली जिससे हमको डील करना है उसी की तो बात करेंगे ना। ठीक है, तो ये अभी हमने ब्रॉडली डिस्कस कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के लिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को। अब हम श्रिंकेज लिमिट के ऊपर आते हैं, आखिरी लिमिट जो हम देखने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस में, कंसिस्टेंसी लिमिट्स में रादर, दैट इज श्रिंकेज लिमिट। अब अगर हम श्रिंकेज लिमिट की बात करें, श्रिंकेज लिमिट, तो इसको हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन ये, इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच अ डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। मतलब ये जो श्रिंकेज लिमिट है दिस इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट कि जिस पर अगर मैं अपने मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट को कम करूं तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, जिसको हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं, वो कम नहीं होगा। जैसे इसमें हम देख रहे थे, इसमें जैसे आप देख रहे हो जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। पर श्रिंकेज लिमिट पे एक बात कह दी, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट कहीं इधर कहीं सॉलिड फेज में, तो यहां पर भी अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, वाटर कंटेंट को कम कर रहा हूं, तो भी उतनी वॉल्यूम रह रही है। कितनी? वीडी, ड्राई वॉल्यूम उतनी रह रही है। इस पॉइंट पे कर दूं, वाटर कंटेंट को कम कर दूं, उतनी वॉल्यूम रह रही है। इस पॉइंट पे उतनी रह रही है। और वही अगर मैं सेमी सॉलिड फेज में चला जाऊं तो अगर मैं वाटर कंटेंट को कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रही है, पर सॉलिड फेज में वाटर कंटेंट को कम कर रहा हूं फिर भी उतनी वॉल्यूम रह रही है। कितनी? वीडी, जिसको हम ड्राई वॉल्यूम कह रहे हैं, उतनी वॉल्यूम रह रही है, उतनी सेम। इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इस पर भी श्रिंकेज लिमिट पर भी अगर मैं वाटर कंटेंट को डिक्रीज करूं
तो मेरी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीज नहीं करेगी। पर आप देखिए इन सब में से इस पे भी, 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 किसी पर आप लगा लो, जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिस पे अगर मैं वाटर कंटेंट को कम करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज ना हो, वो वाटर कंटेंट श्रिंक की लिमिट है। उसको हमने इस पर कहा है मैक्सिमम। इन सब में मैक्सिमम ये है श्रिंक की लिमिट। इस पर भी नहीं कर रही, इस पर भी नहीं, इस पर ये मैक्सिमम, इस पर भी नहीं कर रही, पर मैक्सिमम इन सब में से ये है मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। कितनी रह रही है? वीडी, ड्राई वॉल्यूम, राइट। नाउ अब हम चलते हैं इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उस पे। वो क्या है? वो ये कहती है दैट it is also the smallest value of water content at complete saturation of soil mass। मतलब जब कंप्लीटली हमारा सॉइल मास सैचुरेट कर गया, मतलब उसकी वॉइड जो है पूरी तरह पानी से भर गई, तो कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास ये हमने कर लिया। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट एट कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास, हाँ स्मॉलेस्ट है वाटर कंटेंट एट कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास। यहां पर आप देखोगे ये जो वाटर कंटेंट है सॉलिड फेज में WS से जो कम होगा उस पर कंप्लीट सैचुरेशन नहीं हुई, वो पार्शियल सैचुरेशन है। 3 फेज सिस्टम है, वो एयर और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, पर यहां पर WS में सिर्फ और सिर्फ वाटर। कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास में स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट यही है। हाँ यहां पर भी कंप्लीट सैचुरेशन है, यहां पर भी पूरे के पूरे वर्ड्स वाटर से फिल्ड है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सभी जगह इस लाइन पे। पर स्मॉलेस्ट इन सभी में से इस लाइन पे अगर मैंने स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट देखना हो एट कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास, तो वो कौन सा होगा? WS, जिसको हम श्रिंक की लिमिट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इस श्रिंक की लिमिट को इन 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो हम हर लिमिट में डिस्कस करते हैं, लिक्विड लिमिट में भी, प्लास्टिक लिमिट में भी, श्रिंक की लिमिट में भी डिस्कस करेंगे। कौन सी? दैट एट श्रिंक की लिमिट सॉइल पासिस फ्रॉम सेमी सॉलिड फेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू सॉलिड फेज ऑफ कंसिस्टेंसी, या आप ऐसे भी कह सकते हो दैट एट श्रिंक की लिमिट सॉइल पासिस फ्रॉम सॉलिड फेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू सेमी सॉलिड फेज ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा है ये। तो आपको जैसे मर्जी आप इसको श्रिंक की लिमिट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये पास करेगा, इधर से इधर या इधर से इधर, डिपेंडिंग ऑन हम हमारे वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एक और बात आप देखिए कि जो सॉइल की एक्सपेंशन है या कम हो रहा है, वो श्रिंकेज है उसकी, वो किस में हो रही है? इसमें। ये जो WS है श्रिंक की लिमिट है ना, और जो सबसे पहले हमने लिक्विड लिमिट पढ़ी थी वो उसमें हो रही है। इधर श्रिंक की लिमिट से कम, फिर तो वो सॉलिड फेज में ही चला गया, अब तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करने लग गया। श्रिंक की लिमिट और श्रिंक की लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जब वो सेमी सॉलिड फेज में है तो वो एक तरह से सॉलिड बना नहीं है पर अभी प्लास्टिक भी नहीं है, तो इसलिए हम उसको सेमी सॉलिड फेज कह रहे हैं। पर देखिए आपकी श्रिंक की लिमिट और लिक्विड लिमिट, इस लिमिट के बीच में ही हमारा सॉइल या तो स्वेल कर रहा है, वॉल्यूम उसकी बढ़ रही है, या श्रिंक कर रहा है। ठीक है, इस लिमिट के बीच में लिक्विड लिमिट से ज्यादा चला गया, फिर तो वो हम उसको कंसीडर सॉइल नहीं कंसीडर कर रहे, फिर हम उसको राइट, फिर तो हमारे स्कोप से हम उसको बाहर ही कर रहे हैं कि अब इसके साथ हम डील नहीं करेंगे। तो इसलिए लिक्विड लिमिट तक ही हम मान के चल रहे हैं हमारे सॉइल को। श्रिंक की लिमिट के नीचे फिर तो ऐसे सॉलिड फेज में चला गया, फिर तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब जो चेंज वॉल्यूम में हो रहा है
वो श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में कहीं हो रहा है। देखिए आप, इधर में ही तो, इधर ही तो वॉल्यूम श्रिंकेज लिमिट से अगर हम ज्यादा जाएं तभी तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तभी वॉल्यूम बढ़ रही है। या अगर हम वाटर कंटेंट को कम करें तो लिक्विड लिमिट से अगर हम कम जाएं तभी तो वॉल्यूम कम हो रही है। कब तक? श्रिंकेज लिमिट तक। मतलब कहने का ये कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो चेंज होगी वो श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट के कहीं ना कहीं बीच में ही होगी। और अगर ये रेंज इतनी ना हो कि इतनी हो जाए, फिर इतनी हो जाए, फिर तो फिर मतलब वाइड रेंज आ जाएगी जिसमें सॉइल की स्वेलिंग या श्रिंकेज होगी। और इतनी ना हो कि बिल्कुल थोड़ी सी हो, कम हो, फिर मतलब थोड़ी सी ही रेंज होगी जिसमें सॉइल हमारी स्वेल या श्रिंक कर सकती है। तो मतलब अगर मैं उन सॉइल्स की बात करूं जो बहुत ज्यादा स्वेल या श्रिंक कर जाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्वेल करेगा वो ही श्रिंक करेगा जब वाटर कंटेंट कम उसका कम होगा, राइट। जब वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो स्वेल कर जाएगा, कम होगा तो श्रिंक कर जाएगा। तो वो सॉइल्स जो बहुत स्वेलिंग और श्रिंकेज दिखाते हैं उन सॉइल्स को हम हाईली एक्सपेंसिव सॉइल्स कहते हैं। एक्सपेंसिव मतलब एक्सपैंड कर जाता हो, एक्सपेंसिव, एक्सपैंड जो कर जाए वो एक्सपेंसिव सॉइल। तो जो हाईली एक्सपेंसिव सॉइल्स होते हैं, मतलब जिनमें हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज देखने को मिलती है ना, उन सॉइल्स की आपको पता है लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा होगी और श्रिंकेज लिमिट बहुत कम होगी। ठीक है, लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा, श्रिंकेज लिमिट बहुत कम। किन के लिए? हाईली एक्सपेंसिव सॉइल्स, हाईली एक्सपेंसिव सॉइल्स जिनकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है, उनमें जो श्रिंकेज लिमिट है WS उसकी लेसर वैल्यू होगी और लिक्विड लिमिट है WL उसकी हायर वैल्यू होगी, बहुत हायर वैल्यू होगी उसकी, राइट। जैसे हम पढ़ के हैं ब्लैक कॉटन सॉइल वाली के लिए लिक्विड लिमिट की कितनी वैल्यू थी और श्रिंकेज लिमिट की उसमें वैल्यू कम होगी, राइट। नो, अब जो ये हमने अलग अलग फेजेस देख ली ना हमारे सॉइल की, लिक्विड, फिर प्लास्टिक, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, अब इनमें हमारा सॉइल बिहेव कैसे करता है जब हम उसका ग्राफ बनाए बिटवीन shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन, shear स्ट्रेस ऑन y एक्सिस एंड shear स्ट्रेन ऑन x एक्सिस। अब हमने जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखे हैं ना हमारे सॉइल के, उसमें हम देखेंगे कि हमारा सॉइल कैसे बिहेव करता है। ठीक है, कब? जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन। ठीक है, देखो सबसे इस साइड पे हमने रखा था लिक्विड लिमिट को, तो इस साइड लिक्विड लिमिट का ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। फिर जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे फेजेस लिक्विड टू प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड टू सॉलिड चेंज हो रहे थे, वैसे वैसे ग्राफ को भी इस साइड शिफ्ट करते रहेंगे। पहले लिक्विड का देख लेते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें, जब हमारा सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाए तब हम उसका वैसा ही ग्राफ बनाएंगे जो हमने लिक्विड्स का पढ़ा है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप कि लिक्विड का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। अगर मैं इस साइड shear स्ट्रेस को रख दूं, shear स्ट्रेस, और इस साइड में रख दूं shear स्ट्रेन को, तो लिक्विड्स का ग्राफ हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं क्या, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थोड़ी सी स्ट्रेस पे कंटिन्यूसली हमारा लिक्विड डिफॉर्म करता रहेगा। बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ये पढ़ते हो, उसी चीज को हमने सॉइल में अप्लाई कर दिया, राइट। अब जब वो लिक्विड से प्लास्टिक में जाएगा तब कैसे वो बिहेव करेगा उसको देखते हैं। ये तो मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज एट W इक्वल टू WL एट लिक्विड लिमिट, वो है इसका ग्राफ। ठीक है, अब इसका ग्राफ जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम हो रहा है, लिक्विड लिमिट से हम प्लास्टिक लिमिट की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इस साइड में रख रहा हूं shear स्ट्रेस
राइट, shear stress on y axis and shear strain on x axis. ना, इसका क्या बनेगा? जब तो लिक्विड से प्लास्टिक में आने लग गया वो, जब तो प्लास्टिक फेज, प्रॉपर प्लास्टिक फेज में है, तब तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब वो प्लास्टिक लिमिट पे आ गया तब ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन, इसीलिए ग्राफ ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी, पर एक लिमिट के बाद उसमें ब्रेकेज आएगा, एक इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी हमारे सॉइल की, वो कुछ ऐसे हम शो कर रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके फिर ऐसे, पहले ऊपर जा रहा है, फिर क्योंकि अब चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड, तो एक डिप आएगा स्ट्रेस में, उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं हमारे ग्राफ में, ठीक है। दिस इज एट W इक्वल टू W व्हेन इट इज लाई बिटवीन WP एंड WL। इसको हम ऐसे WPL भी लिख देते होते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, वाटर कंटेंट लाइज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये तो तब क्या, और जब प्लास्टिक लिमिट पे पहुंच गया फिर ऐसा होगा, एक डिप देखने को मिलेगी हमें जब हम प्लॉट करेंगे शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में ग्राफ, शियर स्ट्रेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब हम आते हैं सेमी सॉलिड और सॉलिड फेज में। दिस इज शियर स्ट्रेन और इस साइड आपको पता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब अगर मैं सेमी सॉलिड की बात करूं तो उसमें हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, और सॉलिड में तो इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो इससे भी कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, दिस इज फॉर सेमी सॉलिड स्टेट एंड दिस इज फॉर सॉलिड स्टेट, आर ग्राफ, ठीक है। ये हमने शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में अलग अलग ग्राफ प्लॉट्स किए हैं। जब हमारा सॉलिड ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड टू सॉलिड, उनके बीच में ये हमारे ग्राफ्स हैं। लिक्विड लिमिट पे ऐसे, फिर जब प्लास्टिक स्टेज में होगा तब ऐसे, प्लास्टिक एलिमेंट पर ऐसे, सेमी सॉलिड में मैंने इसको जानबूझकर थोड़ा सा नीचे बनाया था, और ताकि सेमी सॉलिड की जो मैं स्ट्रेंथ है वो ज्यादा दिखा सकूं प्लास्टिक लिमिट से, डेलिबरेटली इसको मैंने ऊपर बनाया और इसको इसके नीचे बनाया। सॉलिड के ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि श्रिंकेज लिमिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके रिलेटेड और कुछ फॉर्मूलाज हम देखेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।